हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीपीसीएस विद चौहान। तो गाइज मेरा नाम है कीरत चौहान और हम लोग कर रहे हैं घटना चक्र 2021। तो दोस्तों यहाँ हम कर रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास और चैप्टर नंबर 5 चल रहा है इसमें। तो इसका एक पार्ट हम कर चुके हैं जिसमें हम नोट्स कर चुके हैं इसके। गाइस जो चैप्टर है वो है ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव रहा वो, और इसका एक पार्ट हो चुका है। आज हम करेंगे पार्ट 2 और पार्ट 2 में हम देखेंगे क्वेश्चन आंसर। तो चलिए दोस्तों वो टाइम बिना वेस्ट करें हम स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। चलिए फ्रेंड्स फिर हम स्टार्ट करते हैं जल्दी। तो बस फ्रेंड्स यहाँ पे आता है हमारा पहला क्वेश्चन और इसमें क्या लिखा है। देखिए नोट्स हम सारा देख चुके हैं और कोई बहुत टफ तो ये चैप्टर है नहीं। क्वेश्चन भी ज़्यादा नहीं है, 40 से 45 क्वेश्चन है, हो जाएंगे 20-25 मिनट में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा है कि जो भारत है, भारत में उपनिवेशी शासनकाल में क्या है, होम चार्ज हमने देखा था, गृह शुल्क, ठीक है, हमने काफ़ी बात करी थी उसके बारे में। तो होम चार्ज भारत से संपत्ति दोहन का महत्वपूर्ण अंग था। यानी कि संपत्ति दोहन का मतलब भारत से जो पैसा था वो भारत से बाहर कैसे जा रहा था, ये एक चार्ज ऐसा था जिसकी वजह से भारत से पैसा जा रहा था, ठीक है। तो लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी निधि या निधियां जो है होम चार्ज की संगठक थी। मतलब होम चार्ज में ऐसा क्या क्या आ रहा था। लिखा है लंदन में इंडिया ऑफिस के ठीक है। तो यहाँ लिखा है लंदन में इंडियन ऑफिस, जो इंडिया ऑफिस है उसके भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि एक, ठीक है। और फिर लिखा है भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारी के वेतन और पेंशन देने में प्रयोग की जाने वाली जो निधि है, यानी कि जो भारत में कर्मचारी थे उनके वेतन और पेंशन में क्या इसमें वो व्यय आ रहा था, ये व्यय आ रहा था। भारत के बाहर हुए युद्धों को लड़ने में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग की जाने वाली जो निधि है, यानी कि जो अंग्रेज जो भारत से बाहर युद्ध लड़ रहे थे क्या वो इसमें आ रही थी। तो दोस्तों जो पहला है वो आ रहा था, दूसरा आ रहा था, लेकिन ये जो तीसरा है गाइस वो नहीं आ रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसमें हमने देखा फर्स्ट और सेकंड आ रहा था बट थर्ड नहीं आ रहा था गाइस, यही है हमारा आंसर भी, फर्स्ट और सेकंड है, थर्ड नहीं है। तो यहाँ लिखा औपनिवेशिक शासनकाल में भारत सरकार द्वारा गृह शुल्क, सेम है जो हम नोट्स में पढ़ चुके हैं गाइस। यहाँ पे हम बस एक बार पढ़ देते हैं फटाफट और अपना टाइम बचाते हैं। तो जो भारत सरकार के जो गृह शुल्कों से तात्पर्य क्या था, इंग्लैंड स्थित जो राज्य सचिव था यानी कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा जो भारत सरकार की ओर से की जाने वाला व्यय था वो था। अब इसमें क्या क्या व्यय आते थे, भारतीय सार्वजनिक ऋण आता था, रेल पर लगाई गई जो पूंजी थी उस पर दिए जाने वाला जो ब्याज था वो आता था, भारत को दी गई सैनिक और असैन्य अन्य सामग्री की लागत थी वो आती थी, भारत के कारण इंग्लैंड में दिए जाने वाले नागरिक और सैन्य शुल्क आते थे, इंग्लैंड में राज्य सचिव का सारा व्यय यानी कि 1919 तक का आता था, और भारत सरकार द्वारा क्या है यूरोपीय अफसरों को दिए जाने वाले भत्ते और पेंशन आते थे। फिर भारत के बाहर जो युद्ध हो रहे हैं, युद्ध को लड़ने में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग की जाने वाली जो निधि थी वो गृह शुल्क में नहीं आती थी। तो एक बार आप देख लीजिएगा क्या क्या आता था। देखिए क्वेश्चन आ चुका है एक ही, ठीक है, और ये क्वेश्चन आया है IAS में 2011 का है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आसान है। अब लिखा है जो शब्द है इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया गया था गाइस, जैसे सब्सिडी जाती है आयात पे, वही कुछ रहता था जब ब्रिटिश शासन काल था तो उसमें जो आता था। तो चलिए इसका आंसर हम देखते हैं, ए है इसका आंसर, ठीक है। इसमें लिखा है भारत में ब्रिटिश आयात पर दी जाने वाली जो रियायती थी यानी कि जो सब्सिडी मान सकते हैं तो वही। तो दोस्तों इसमें कुछ नहीं है, पढ़ चुके हैं। तो लिखा है ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ था और इसका कारण क्या था। बहुत आसान कारण था, जो धनी वर्ग था यानी कि जिसके पास पैसा था वो जो अपना पैसा है वो उद्योगों में नहीं लगाता था, वो क्या कहाँ लगाता था, भूमि को, अपनी जो भूमि होती है ना वो अपनी भू संपत्ति को में निवेश करता था, यानी कि अपनी भूमि को बढ़ाने में काम करता था, ना कि उद्योगों में लगाने में ये पैसा जाता था, ठीक है। चलिए आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं एक बार हम लोग। तो व्याख्या सच कुछ है नहीं खास। लिखा है ब्रिटिश शासन के दौरान जो है भारत में धनी वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने को जो है वरीयता दी जाने के कारण क्या है उद्योगों का विकास, कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ था। अब लिखा है स्तंभरारी बंदोबस्त किसने लागू की थी गाइस। अब देखिए हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था स्थायी बंदोबस्त, मेन नाम था स्थायी बंदोबस्त या फिर जमींदारी व्यवस्था थी, ठीक है। इसी के और नाम भी देख लेते हैं हम गाइस, स्थायी बंदोबस्त के बारे में हम पढ़ चुके थे, ठीक है। 1793 की बात है, लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा आई थी ये प्रथा, यानी प्रथा नहीं व्यवस्था यानी कि प्रणाली, ठीक है। क्या नाम था इसका, स्थायी बंदोबस्त। और इसके अन्य नाम में क्या था गाइस देख लेते हैं एक बार, ये याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन में देखिए स्थायी बंदोबस्त नहीं लिखा आया था, ठीक है। लिखा क्या आया है, स्तंभरारी भी हो सकता है, जागीरदारी भी हो सकता है, मालगुजारी भी हो सकता है, और लिखा है 20वेदारी, ठीक है, आदि जो भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता था गाइस, इसमें हम देख लेते हैं। तो ये जो ब्रिटिश भारत होता था उसके कितने भाग पे है, 19% भाग पे, यानी कि ये कहाँ कहाँ थी। तो देखिए गाइस कहाँ है, बंगाल है, बिहार है, उड़ीसा है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक ये व्यवस्था जो है फैली हुई थी। और इसमें क्या होता था गाइस,
जैसे सपोज कि किसान है, इधर जो है आपका ब्रिटिश सरकार है, उसके बीच में होते थे जमींदार। यानी कि जमींदार क्या करते थे, किसानों से लगान लेते थे और उसका अब जमींदार को मिल गया सपोज 100 रुपये, किसान से 100 रुपये मिल गया, उस 100 रुपये का 10/11 भाग ये कंपनी को दे देते थे, ठीक है, और जो 1/11 भाग है वो खुद रख लेते थे, ठीक है। ये थी आपकी स्तंभरारी व्यवस्था या फिर स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, जो मेन बोला जाता है मेनली, ठीक है। तो इसके अंतर्गत क्या होता था कि छोटे किसान या छोटे जो है पूंजीपति यानी कि भद्र नवाब थे। लिखा है किसके प्रशासन काल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था, तो किसके, कॉर्नवालिस के। गाइस ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, एक थोड़ा सा आपको मैं एक आइडिया बता रही हूँ बस अपने टाइम को सेव करने का। आप लोगों के पास अगर बुक है तो प्लीज़ अगर जो क्वेश्चन रिपीट होता है तो उस पर आर लिखिए एंड छोड़ दिए, मतलब आपको ये क्वेश्चन दोबारा नहीं पढ़ना है क्योंकि आप ये पढ़ के आ चुके हैं। इस पर एक तो इस पे 5-10 सेकंड खराब करने से कोई फ़ायदा नहीं है, ये सिर्फ टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक और चीज़ बताऊँगी मैं, चलिए आगे। देखा स्थायी बंदोबस्त क्या है, किससे किया गया था। ओके सॉरी, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन हो गया। किससे किया गया था गाइस, ये किया गया था, हमने कहा था ना कि जैसे इधर हो गए हमारे किसान के बाद हो गए हमारे यहाँ पे हो गई ब्रिटिश गवर्नमेंट हो गई, ठीक है। तो किससे किया गया था ये बंदोबस्त, किया गया था जमींदारों से, ठीक है। बीच में कौन थे, जमींदारों से ये किया गया था, ठीक है। तो मतलब जमींदार किसानों से पैसा लेते थे और ब्रिटिश सरकार को दे देते थे। स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था, फिर वही क्वेश्चन है, यहाँ पे आप लिखेंगे क्या, आर, यानी कि ये क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ना है, जमींदारों के साथ, ठीक है। रिपीट हो गया क्वेश्चन गाइस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सॉरी दोस्तों, लिखा है किस गवर्नर जनरल ने भारत में स्थायी, फिर से वही क्वेश्चन आ गया कि कौन सा गवर्नर जनरल थे जिसके द्वारा ये स्थापित हुई थी। फिर लिखा है लॉर्ड कॉर्नवालिस का स्थायी बंदोबस्त लागू किया था। अच्छा कब किया था गाइस, तो इन्होंने किया था 1793 में किया था, ये हमने व्याख्या में पढ़ चुके हैं हम लोग। फिर लिखा है यहाँ पे कि 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस की भू व्यवस्था प्रणाली लागू होने के बाद कानूनी विवादों की जो है प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई थी, ठीक है। निम्नलिखित प्रावधानों में से किस एक को सामान्यतः इसके कारण के रूप में जोड़कर देखा जा सकता है। यानी इन्होंने कहा जब लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो ये व्यवस्था स्टार्ट करी थी उसके बाद क्या देखा गया था, उसके बाद जो कानूनी विवाद है ना वो बढ़ गए थे, ठीक है। और इसका अब इसने कहा है कि यार उसका कारण क्या हो सकता है, तो कारण क्या हो सकता है, आइए देखिए, डी है इसका आंसर है डी। आइए देख लेते हैं थोड़ा सा, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं डायरेक्ट, क्या कारण था, क्यों इतनी कानूनी जो प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ गई थी। तो इसमें लिखा है कि जो ये है 1793 में कॉर्नवालिस द्वारा जो है स्थायी बंदोबस्त वाली जो भू व्यवस्था प्रणाली में जमींदारों का भूमि पर वास्तविक अधिकार स्वीकृत कर लिया गया था। यानी कि जो भूमि के स्वामी थे वो अब जमींदार हो गए थे, ठीक है। लेकिन जमींदारी का जो भू क्षेत्र निर्धारित नहीं था, ठीक है। लगान रहित अनुदान भूमि, चारागाह, परती भूमि, परती मतलब जो खाली पड़ी हुई है, तो परती भूमि आदि भूमि जो है निर्धारित ना होने के कारण कानूनी विवाद बढ़े। जमींदार और जो है कृषक के बीच अनेक जो है मध्यस्थों के कारण भी जो है विधिक वादों की संख्या में बढ़ोतरी हुई। मतलब ये होता था कि जमींदार और किसानों के बीच होना तो कोई नहीं चाहिए था, लेकिन उसके बीच में भी बहुत सारे लोग थे जो किसानों, मतलब जो बड़ा जमींदार है सपोज, वो क्यों जाएगा किसानों से पैसे लेने, तो उसने छोटे छोटे मतलब क्या सस्ते रेट, मतलब क्या है कम सैलरी भी है, ऐसा मान लेते हैं कि कुछ लोगों को बीच में रख दिया, भैया जाओ तुम किसानों से पैसे लेके आओ, हमको दो, ठीक है। तो ये सारी बहुत सारी प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से भी क्या होता है विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फिर लिखा है चिरस्थायी बंदोबस्त। अच्छा ये इसके एक बार ऑप्शन भी देख लेते हैं। यहाँ लिखा है रैयत मतलब होता है किसान। रैयत की तुलना में जमींदार की स्थिति को अधिक जो है सशक्त बना दिया, मतलब जमींदार स्ट्रांग हो गए और किसान जो है थोड़ा सा कमजोर हो गए यहाँ पे, ठीक है। और फिर लिखा है ईस्ट इंडिया कंपनी को जमींदारों का अधिपति बना दिया, ठीक है। फिर लिखा है न्यायिक पद्धति को अधिक कार्यकुशल बनाना, ये कारण थे गाइस। ओ सॉरी गाइस, यहाँ पे जो है थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, तो यहाँ पे लिखा है, देखिए इनमें से कोई भी कारण नहीं सही नहीं है, इसमें से कोई भी सही नहीं है। सही हमने जो व्याख्या पढ़ी है ना दोस्तों वो है, थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन हो गई। चलिए आगे देखते हैं। लिखा है चिरस्थायी बंदोबस्त, नया नाम सा है लेकिन नया कुछ नहीं। चिरस्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों की अपेक्षा की गई थी, ठीक है, कि वे खेतीहरों को पट्टा जारी करेंगे और अपने जमींदारों से ने जो है पट्टा जारी नहीं किया। इसका कारण था, आइए हम देखें इसकी व्याख्या कहती है।
तो दोस्तों यहाँ क्या लिखा है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था जो है लागू की थी। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं बहुत बार। फिर लिखा है इसके तहत जमींदार जिन्हें भूस्वामी के रूप में मान्यता प्राप्त थी को अपने क्षेत्रों में भू राजस्व की वसूली कर उसका जो 1/11 भाग या हिस्सा है अपने पास रखना था, और शेष हिस्सा यानी कि जो आपका था 10/11 भाग था वो ये क्या है, कंपनी को देना था। ठीक है, जमींदार काश्तकारों से मन चाहा लगान वसूल करता था। ठीक है, तो मतलब जमींदार क्या करता था, ज़्यादा से ज़्यादा वो सोचता था यार ज़्यादा से ज़्यादा लगान में क्या है काश्तकारों से वसूल कर पाऊँ, और उसका जो है 10/11 जो है कंपनी को दे दूंगा और 1/11 अपने पास रखूंगा। तो जब ज़्यादा से ज़्यादा करेगा तो 1/11 में जो है अधिक धन आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो जमींदार काश्तकारों से मनचाहा लगान वसूल करता था और समय से लगान ना देने वाले काश्तकारों से जमीन भी वापस छीन लेता था। ठीक है, कुल मिलाकर काश्तकार पूरी तरह से जमींदारों की दया पर निर्भर होता था। ठीक है, जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। ठीक है, इस कारण सरकार को सिर्फ पैसों से मतलब था। भैया ये नहीं कहती थी भैया तुम कैसे किसानों से पैसा ले रहे हो, जैसे भी तुम्हारा मन वैसे जैसे ले सको वैसे ले लो। ठीक है, तो कोई नियंत्रण नहीं था, उन्हें सिर्फ पैसों से मतलब था। ठीक है, इस कारण बहुत से मामले में पट्टे जारी नहीं किए गए थे। इसी के फलस्वरूप क्या है, 1859 के रेंट अधिनियम यानी कि रेंट एक्ट पारित होने के 3 दशक पहले कुछ जिलों में तथा बंगाल बिहार सीमा के संथाल क्षेत्र में किसानों ने अपने परंपरागत अधिकारों की रक्षा के लिए हिंसा का सहारा लिया। चलिए, तो एक बार दोस्तों हम लोग फिर से क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। चिर स्थायी बंदोबस्त 1973 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतीहर को पट्टा जारी करें। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किया। इसका कारण क्या था? इसका कारण क्या था, अभी दोस्तों ने बोला जमींदारों के ऊपर कोई जो है सरकारी नियंत्रण नहीं था। अगर नियंत्रण होता तो वो करते, यहाँ नहीं था। ठीक है, तो हम यहाँ वाला व्याख्या पूरी पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं। अब लिखा है बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था। परमानेंट यानी कि गाइस इंग्लिश में लिखा है वही स्थायी बंदोबस्त है, स्थायी राजस्व व्यवस्था है, वही है परमानेंट सेटलमेंट। ठीक है, तो ये है इसका आंसर, भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। ठीक है, देखिए गाइस यहाँ लिखा है लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय भू राजस्व व्यवस्था आरंभ में जो है 10 वर्षीय व्यवस्था के रूप में 1790 से लागू की गई थी और 1793 में परमानेंट सेटलमेंट यानी कि स्थायी बंदोबस्त के रूप में स्थापित हुई। ठीक है, इस व्यवस्था को बिहार में लागू करने का मुख्य कारण कंपनी के लिए भू राजस्व की एक निश्चित राशि तय करना था। मतलब इस यहाँ पे ये था कि जैसे कंपनी को ये था कि भैया मुझे तो फिक्स ही पैसा चाहिए, मुझे फिक्स अमाउंट चाहिए। ठीक है, तो उन्हें इससे मतलब नहीं था कि वो हर साल जो है पैसा बढ़ा रहे हैं कम कर रहे हैं, कुछ नहीं, फिक्स अमाउंट यानी 100 रुपये हर साल, 100 ही रुपये। ठीक है, तो कारण क्या था, मतलब इन्होंने स्थायी बंदोबस्त लागू किया, उसका कारण इन्होंने कहा जो आपका ये है ये लिखा है बिहार में लागू करने का मुख्य कारण कंपनी के लिए भू राजस्व की एक निश्चित राशि तय करना था। ठीक है, ये बंदोबस्त लाए थे कि एक निश्चित राशि तय कर दो भैया, हमको इतना ही चाहिए, उसके बाद जाओ जमींदार। तभी जमींदार जो है अपने मन जो भी जितना भी लेना चाहता था पैसा किसानों से लेता था, उसका शोषण करता था। ठीक है, एक पर्टिकुलर अमाउंट दे देता था, बाकी उसके पास रहता था। अब लिखा है रिक्त स्थानों में पूर्ति कीजिए, इसमें लिखा है डैश में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। ठीक है, ये बात है 1885। ये देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, तो यहाँ लिखा है कि 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया था, जिसमें जमींदारों को कई अधिकार प्रदान थे, मतलब कई क्या बहुत सारे अधिकार थे। ठीक है, अब यहाँ लिखा है 19वीं शताब्दी तक आते आते भूमि की मांग बढ़ने लगी और तो दोस्तों इसमें क्या लिखा है 19वीं सदी तक आते आते क्या है भूमि की मांग बढ़ने लगी। ठीक है, और जो भूमि मालिकों ने किराए में बढ़ोतरी की। ओके, तो ये समय किसानों के विद्रोह का था और इस बीच बंगाल सरकार ने बंगाल और बिहार में बंगाल
किराएदार अधिनियम 1885 जो है इसको लागू करा, जिसमें क्या है भूमि मालिक यानी कि जो जमींदार है और किराएदारों के अधिकार को क्या है परिभाषित किया गया, मतलब कि जो मनचाहा जो है किराया बढ़ने लगा, तो ये अधिनियम हो जाता है। कब आता है? 1885 की बात है। आगे बढ़ते लिखा निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने से मतलब इसने ये लिखा है कि रैयतवाड़ी जो बंदोबस्त आया था, एक स्थायी बंदोबस्त था, फिर रैयतवाड़ी आया था, फिर महलवाड़ी आया था। तो जो सेकंड वाला था रैयतवाड़ी, उसमें कौन कौन था? गाइस हमने दो नाम पढ़े थे, एक हमने पढ़ा था टॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड, ठीक है, ये दो थे, यानी कि दूसरा और तीसरा है, इसका आंसर सी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रैयतवाड़ी में क्या था गाइस, हम ऐसे ही नॉर्मल चलिए तो पढ़ी लेते हैं एक बार व्याख्या पूरी, इसमें एक्स्ट्रा कुछ लिखा है रैयतवाड़ी बंदोबस्त अंग्रेजों द्वारा भारत में भू राजस्व वसूली हेतु जो है लागू किया गया था। अलेक्जेंडर रीड ने मद्रास प्रेसिडेंसी में सर्वप्रथम क्या है 1792 में तमिलनाडु के 12 महल क्षेत्र में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू हुई। टॉमस मुनरो ने 1809 में कुछ क्षेत्रों में इसे लागू किया। अब क्या होता है 1820 में मद्रास के गवर्नर बनने पर उसने क्या है इसे मद्रास में लागू कर दिया। कौन? मुनरो, ठीक है। तो मुनरो के शिष्य क्या लिखा है एल फिंस्टन ने इसे बॉम्बे प्रेसिडेंसी में लागू किया और संपूर्ण ब्रिटिश भारत का जो 51% भाग था उस पर जो है ये व्यवस्था लागू थी, ठीक है। कौन सा था गाइस? मद्रास में था, जो बम्बई के कुछ हिस्सों में था, और पूर्वी बंगाल, असम और कुर्ग यानी कि कर्नाटका का भाग है कुर्ग, यहाँ पे था। तो इस व्यवस्था के अंतर्गत रहतों को भूमि का मालिक यानी कि जो किसान होता था वो भूमि का मालिक होता था, डायरेक्ट लगान क्या है ब्रिटिश सरकार को देता था, ठीक है, जिसके द्वारा ये प्रत्यक्ष रूप से सीधे और व्यक्तिगत रूप से भू राजस्व जो है अदा करने के लिए जो है उत्तरदायी थे, यानी कि डायरेक्ट वो देता था। और फिर लिखा है 1736 के बाद क्या है विनगेट और लिखा है गोल्डस्टीन द्वारा इस व्यवस्था में सुधार किया गया था। फिर लिखा है सर टॉमस जो मुनरो है भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है। कौन सा गाइस? ये लाए थे रैयतवाड़ी व्यवस्था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो लिखा है ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी जो भू राजस्व संग्रह प्रणाली था, ठीक है। यहाँ लिखा है सी और डी कहाँ था? तो पश्चिमी भारत में भी कहीं था, आपका बम्बई में भी था दोस्तों, ठीक है। तो पश्चिमी भारत भी आ जाता है और दक्षिण भारत में भी था, तमिलनाडु हमने जैसे पढ़ा था, कर्नाटका में भी हमने पढ़ लिया था, मद्रास हमने देखा था, तो यहाँ पे था। तो मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त में कौन संबंधित रहा था? तो कहीं कौन रहा था? टॉमस मुनरो और एक कौन अलेक्जेंडर रीड, दो थे। रैयतवाड़ी प्रथा जो है प्रारंभ की गई ए टॉमस मुनरो के द्वारा। फिर लिखा है अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू की थी? कहाँ लागू की थी? तो बहुत जगह लागू की थी। लिखा है मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी। फिर लिखा है अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है सर्वप्रथम प्रारंभ की थी, सर्वप्रथम मद्रास प्रेसिडेंसी में। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। तो यहाँ लिखा है रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसानों द्वारा लगान जो है सीधे सरकार को दिया जाता था, बिल्कुल सही है। तो जो किसान जो है डायरेक्ट जो है सरकार को ही पैसा देता था, यानी कि लगान देता था। सरकार रैयतों को पट्टे देती थी, ठीक है। फिर लिखा है कर लगाने के पूर्व जो है भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। तो गाइस यहाँ पे जो है हमारा 1 2 3 तीनों ही सही है। तो लिखा है दक्षिण भारत में जो है उत्तर भारत की तरह जो बड़े बड़े जो है भूखंड यानी कि बहुत बड़ी बड़ी खेती नहीं थी, ठीक है, और बड़े जमींदारों के अभाव में क्या है रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया। देखिए जो हमारा स्थायी बंदोबस्त था उसमें बड़े जमींदार भी थे और जो है भूमि है वो उसका भी बड़ा बड़ा हिस्सा हुआ करता था, खंड हुआ करता था। बट दक्षिण भारत में ऐसा नहीं था। दक्षिण भारत जो है ना पठारी है, तो वहाँ पे जो खेती के लिए ज़मीन उतनी नहीं है जितना आपको उत्तरी भारत में मिलेगी। यानी कि जो हम देखते हैं ना उत्तर भारत में पूरा एक तराई का एरिया है, गंगा बह रही है, तो वो वहाँ का भूमि अलग है। और दक्षिण भारत में हम पठार पे चले जाते हैं, पठारी भाग है, तो वहाँ की जो चट्टानें हैं गैस वहाँ की, ठीक है, वहाँ पे आपको मिनरल्स मिल सकते हैं। वहाँ पे खेती का उतना है नहीं, मतलब बड़े हिस्से नहीं है, खेती तो होती है। फिर लिखा है इस व्यवस्था का सूत्रपात क्या है? कैप्टन रीड और टॉमस मुनरो ने किया था। और रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत किसानों को अपनी जमीन का मालिक माना गया था, मतलब बीच में कोई नहीं था, डायरेक्ट किसान ही मालिक था और वही लगान जो है ब्रिटिश सरकार को देता था, जो सीधे सरकार को कर देता था, ठीक है। कर का निर्धारण भूमि के सर्वेक्षण करने के बाद किया जाता था, यानी कि पहले जो स्थायी बंदोबस्त था उसमें फिक्स हो गया था भैया इतना ही रुपये चाहिए हर साल, लेकिन यहाँ पे क्या होता था भूमि का सर्वेक्षण कर लिया जाता था, सारी चीज़ें देख ली जाती थी, उसके अकॉर्डिंग क्या है कर लिया जाता था, ठीक है। फिर जो है भूमि सर्वेक्षण के बाद लगान के लिए किसानों सरकार के बीच एक समझौता हो जाता था, भैया हमें इतने रुपए चाहिए, ठीक है, इतना लगान चाहिए, इतना कर चाहिए। तो किसानों की जो है सहमति के बाद उसे पट्टा दिया जाता था, ठीक है। पट्टा का मतलब ये हो गया जैसे एक गांव है, गांव में भूमि है और उसको जो है छोटे छोटे पार्ट में बांट के किसानों को दे दिया, ठीक है, जो भूमि पर उसकी निजी संपत्ति का प्रमाण होता था। आगे बढ़ते हैं गाइस। फिर यहाँ लिखा है वह प्रथा जिसके तहत क्या किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था, यही वाली है, ठीक है, और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए क्या है जिम्मेदार माना जाता था। ओके,
तो गाइस हमने जैसे अभी तक पढ़ा रैयतवाड़ी व्यवस्था है। रैयतवाड़ी प्रथा के अंतर्गत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए क्या है जिम्मेदार माना जाता था। यानी कि भू राजस्व कौन लेगा, डायरेक्ट सरकार लेगी। सरकार किसी को रखेगी नहीं अपने बिहाफ पे कि भैया जाओ तुम किसानों से लेके आओ ना, खुद लेगी सरकार। फिर यहाँ लिखा है कि ब्रिटिश सरकार ने भारत को अलग अलग भागों में क्या है भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की। बिल्कुल सही है कि हमने देखा था 19% भाग पे जो आपकी स्थायी बंदोबस्ती 51% पे आपकी रैयतवाड़ी थी और जो 30% था उसमें महलवाड़ी थी। तो बिल्कुल सही है कि अलग अलग भाग पे अलग अलग व्यवस्था है। तो इस दूसरा इसमें लिखा है इसमें भारतीय किसानों ने अलग अलग वर्ग बनाए गए। भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बन गए। ठीक है, यहाँ पे हम इसका आंसर देखते हैं। तो इस यहाँ लिखा है आंसर ए और बी, मतलब जो हमारा है कारण कथन दोनों ही सही है। और जो है आर, मतलब आर जो है आपका आर जो है एक की सही व्याख्या करता है। ठीक है, चलिए तो दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा है वही जो मैंने अभी बोल दिया है शॉर्ट में, आप इसे पढ़ लीजिएगा। लिखा है पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कर पारित किया गया। ये हमने नोट्स में नहीं पढ़ा दोस्तों। ठीक है, तो ये कुछ नया है, मतलब इसमें जो व्याख्या है वो नई है। तो जो नई व्याख्या है ना उस पर लिख दिया करिए, रीड करना है आपको। ठीक है, एक बार पढ़ना है आपको। ठीक है, ये आपके और जो आपकी पुरानी है उसमें आप लिख दीजिएगा सेम या सेम ही है, मतलब जो नोट्स में पढ़ लिया है या नोट्स नीचे लिख दिया कि नोट्स में मैंने पढ़ लिया है करके, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इसमें लिखा है कि जो पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित हुआ था गाइस, यहाँ लिखा है सी 1900 में किया। तो गाइस यहाँ पे जो है लिखा है पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1900 में पारित किया गया था। और इसमें क्या है कृषकों की भूमि का गैर कृषकों पर क्या हस्तांतरण होना समाप्त हो गया। मतलब किसान की भूमि जो किसान नहीं था उसको देना अब मना हो गया, समाप्त हो गया ये। ठीक है, तो इसमें लिखा है असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों कब हुई थी 1839 में। आइए व्याख्या देखें, डायरेक्ट व्याख्या देखने में मजा आता है। ठीक है, अगर नहीं हमने सही से पढ़ा है तो लिखा है असम में सर्वप्रथम, ये नया है। ठीक है गाइस, तो इसको हमें रीड करना है। ठीक है, आप लिख दिया करिए कुछ इसमें न्यू लिख दिया करिए कि हाँ नोट से अलग है इसमें कुछ, तो मुझे पढ़ना है, स्किप नहीं करना है। तो लिखा है असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना 1839 में हुई थी और ये कंपनी 5 लाख रुपए की पूंजी के साथ इंग्लैंड में स्थापित की गई थी। ठीक है, कितने में 5 लाख रुपए के साथ कहाँ पे इंग्लैंड में स्थापित की गई थी। अब लिखा है तथा नज़ीरा असम में इस कंपनी का मुख्यालय था। कहाँ पे था, नज़ीरा असम। तो द असम कंपनी भारत की सबसे पुरानी व्यावसायिक चाय कंपनी थी जो वर्तमान में भी कार्यरत है। मतलब आज भी ये कंपनी चल रही है। और ये कब से चली, ये कब की बात है, हम बात कर रहे हैं 1893 की। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है जजमानी, 12 बलूट, फिर लिखा है मिरासी, फिर अडाडे और आगे कुछ राज्यों के नाम लिखे हैं। यहाँ मैच करना है हमें। तो गाइस यहाँ पे हम देख लेते थोड़ा सा। तो यहाँ लिखा है जो जजमानी है वो आपकी उत्तर भारत में और 12 बलूट आपकी मध्य प्रदेश में है और मिरासी जो है आपकी तमिलनाडु में है और अडाडे जो है कर्नाटका में है ये। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। लिखा है दादाभाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित अपवाह सिद्धांत यानी कि ड्रेन थ्योरी की सही परिभाषा नीचे के किस कथन में आती है। गाइस ड्रेन थ्योरी में हमने क्या पढ़ा था, धन का बहिर्गमन, यानी कि भारत से जो पैसा है वो भारत से बाहर जा रहा था। और ये थ्योरी दी थी, ड्रेन थ्योरी किसने दी, दादाभाई नौरोजी। चलिए हम डायरेक्ट आंसर देखते हैं हम लोग, क्या है, बी है इसका आंसर। भारत की राष्ट्रीय संपदा यानी कि जो भी राष्ट्रीय संपदा का एक भाग जो है अथवा कुल वार्षिक उत्पाद ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता था जिसके लिए भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था। यानी कि मैंने जो एग्जाम्पल दिया था कि आप 10 रुपये तो दे रहे हैं और आपको पेन नहीं मिल रहा है या कोई भी चीज़ नहीं मिल रही है, पैसा दे रहे हैं पर आपको मिल कुछ नहीं रहा है, ये वैसा कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों, इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। सॉरी दोस्तों, आज थोड़ा सा नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे लिखा है धन के बहिर्गमन यानी कि ड्रेन की जो है राष्ट्रीय परिभाषा का तात्पर्य भारत में धन संपत्ति का एवं जो माल है उसका इंग्लैंड में हस्तांतरण, यानी ये ट्रांसफर हो रहा है भारत से। ये सारी चीज़ें कहाँ हो रही हैं, भारत से बाहर, यानी कि कहाँ, इंग्लैंड में हो रही है, जिसके बदले में भारत को इसके समतुल्य कोई भी आर्थिक, वाणिज्यिक या भौतिक प्रति लाभ नहीं मिल रहा है। मतलब ना पैसा मिल रहा है, ना कोई वाणिज्यिक लाभ मिल रहा है, ना कोई भौतिक लाभ, मतलब कुछ भी नहीं मिल रहा उसके बदले में। तो इसमें लिखा है अपवाह सिद्धांत के तहत इसी अप्रतिफलित निर्यात पर बल दिया गया। अपवाह सिद्धांत पे यही इसी पर बल दिया गया। और दादाभाई नौरोजी धन के बहिर्गमन के सिद्धांत के सबसे पहले और सर्वाधिक
प्रखर प्रतिपादक थे। उन्होंने अपने लेखों और पुस्तकों का, ये सब नोट्स में हम पढ़ चुके हैं, लेखक और पुस्तक यानी कि जो इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया होगी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया हो गया, द वांट्स एंड मीन ऑफ इंडिया हो गया, या ऑन द कॉमन ऑफ इंडिया, इसके माध्यम से अपने जो अव्वा सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किया, यानी कि लोगों को बताया कि भैया ऐसा हो रहा है। फिर लिखा है निम्न में से किसने जो है निकास का सिद्धांत, गई वही है अव्वा सिद्धांत, तो इसका प्रतिपादन किया, तो किसने किया है, दादाभाई नौरोजी। फिर लिखा है अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने जो है प्रतिपादित किया, तो गई यहाँ पे जो हमारा नाम है डी है दादाभाई नौरोजी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उनके नीचे दिए गए जो कूट हैं उसके, ठीक है, आपको बताना है क्या सही है। फिर लिखा है ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार समतुल्य अनुकूल था। ओके, व्यापार संतुलन अनुकूल था। गाइस इसका क्या मतलब होता है कि क्या जितना निर्यात हो रहा था उतना ही आयात हो रहा है, ये हो सकता है। संतुलन का मतलब तो यही हुआ जितना आप दे रहे हो उतना ही ले रहे हो क्या। ठीक है, दूसरा लिखा है कि धन की निकासी का स्वरूप अप्रतिफलित निर्यात था। ठीक है, चलिए आइए देख लेते हैं, इसका आंसर है ए। तो गाइस यहाँ लिखा है ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार क्या है, व्यापार संतुलन अनुकूल था। ठीक है, चलिए अनुकूल था मतलब गाइस आज हम कहते हैं कि अगर जैसे कि भारत है, भारत इंपोर्ट ही इंपोर्ट करता रहे, एक्सपोर्ट कर ही नहीं रहा है, तो यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ है। ठीक है, यानी कि अगर आपके देश का एक्सपोर्ट अच्छा है ना, तो ये इसको थोड़ा पॉजिटिव में लिया जाता है। अगर सिर्फ इंपोर्ट ही इंपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि पैसा आपसे बाहर भेज रहे हैं, तो हम यहाँ पे ये तो कह सकते हैं भैया इंपोर्ट भी हो रहा था और एक्सपोर्ट भी हो रहा था। ठीक है, अब बाकी बातें अलग हैं क्या, कि पैसा भी इधर उधर बराबर बराबर चल रहा था, वो चीज़ें अलग हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये संतुलन जो है अनुकूल था, मतलब था संतुलन। ठीक है, दूसरा इसने कहा कि जो धन की निकासी का स्वरूप जो है ऐसा कुछ था। अप्रतिफलित का मतलब हो गया कि भैया पैसा तो आप देते उसके बदले में कुछ मिला था, नहीं। ठीक है, तो यानी कि इसका आंसर है ए और मतलब इसमें अभिकथन और कथन दोनों सही है। आर जो है एक ही सही जो व्याख्या करता है, मतलब स्पष्ट व्याख्या करता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ व्याख्या के लिखे, यहाँ लिखा है बहिर्गमन तथा निकासी की राष्ट्रवादी जो परिभाषा का तात्पर्य भारत से धन संपत्ति एवं माल का इंग्लैंड में हस्तांतरण था, जिसके बदले में, ठीक है, हस्तांतरण हो रहा था, जिसके बदले में भारत को इसके समतुल्य कोई भी आर्थिक वाणिज्यिक जो है प्रतिलाभ नहीं हो रहा था। और ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था, क्योंकि इस दौरान क्या है आयात की तुलना में जो है निर्यात तो हो रहा था। ठीक है, अधिक निर्यात हो रहा था। अब उससे फायदा हो रहा है नहीं हो रहा है वो अलग बात है। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की धन देखिए क्या कर रहे थे, निर्यात हो रहा था, जो कच्चा माल है वो तो बहुत ज़्यादा जा रहा था। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के धन निकास के स्रोत थे व्यापारिक एकाधिकार से प्राप्त लाभ। फिर लिखा है कंपनी के कर्मचारियों के वेतन और पेंशन। फिर लिखा है आपका कंपनी के निवेशकों को दिए जाने वाले जो लाभांश है वो। फिर लिखा है कंपनी द्वारा जो पैसा इंग्लैंड भेजा जा रहा था वही पैसा पुनः भारत में विदेशी ऋण और क्या है पूंजी निवेश के रूप में प्राप्त हो रहा था। मतलब कि भारत से तो पैसा जा रहा है, ठीक है, भारत से पैसा जा रहा है, दो लोगों को मिला, उनने ही क्या किया, भारत में निवेश कर दिया। ठीक है, वही पैसा भारत में निवेश कर दिया या भारत के लोगों को विदेशी ऋण दे दिया, मतलब पैसा दे दिया, ऋण दे दिया। परंतु इस पूंजी निवेश का क्या है उद्देश्य देश का विकास नहीं, बल्कि भारतीय साधनों का अधिकाधिक शोषण था। मतलब ये निवेश आज जो निवेश करते हैं उससे देखिए भारत का भी विकास होता ही होता है। ठीक है, उनको भी लाभ है, लेकिन भारत को भी उससे लाभ होता है। जो हम जैसे कहते हैं ना FDI FDI होता है, तो गाइस उससे भारत को भी लाभ है। ये तो बहुत अच्छी बात है। आज जो कहते हैं कि हमारा FDI बहुत ज़्यादा है, FII बहुत ज़्यादा है, तो इससे भारत को लाभ। वही चीज़ है, निवेश तो वो लोग कर रहे थे, यानी कि इससे क्या भारत को लाभ भी हो रहा था, नहीं, भारत का शोषण करने के लिए निवेश कर रहे थे, यानी कि सिर्फ अपने लाभ के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ लिखा है कि जो आपका लिखा है 1813 के पश्चात इस आर्थिक निकास ने अप्रतिफलित निर्यात का रूप धारण कर लिया, मतलब आपको कोई लाभ नहीं हो रहा है। ठीक है, वर्ष 1914 के पहले भारत में अंग्रेजी पूंजी निवेश केवल उन आर्थिक परिसाधनों में लगाए जाते थे, जैसे कि पहले जो लगाया जाता था वो रेलवे में लगाया जाता था, सड़क में लगाया जाता था, व्यापारिक जहाज में, और फिर क्या है खनिज उद्योगों में, जैसे सोना हो गया, आपका कोयला हो गया, इसमें वित्तीय संसाधन जैसे कि बैंक हो गया, बीमा हो गया, और वित्तीय निगम में जो अंग्रेजी उद्योग के अनुरूप थे। मतलब ये उसी में पैसे लगाते थे जिससे उन्हीं को फायदा हो रहा हो। मतलब उन्हें सड़क चाहिए थी इसलिए वो पैसे लगा रहे हैं, अंग्रेजों को ट्रेन चाहिए थी इसलिए वो उस पर पैसा लगा रहे हैं। ठीक है, उनको अपने लिए बैंक बीमा ये सारी चीज़ें थी इसलिए इन सब में पैसा लगा रहे थे। तो और इसमें जो है भारतीय उद्योगों के विकास को कोई क्या है स्थान नहीं मिला, मतलब भारत में कुछ नहीं विकास, भारतीय उद्योग का कोई विकास नहीं हो रहा था।
फिर लिखा है दादा भाई नौरोजी ने धन के निकास को अनिष्टों का अनिष्ट यानी कि इवल ऑफ और इवल्स की संज्ञा दी और इसे भारत की निर्धनता का मुख्य कारण माना। मतलब उन्होंने कहा भैया भारत जो निर्धन हो रहा है यानी गरीब होता जा रहा है, पैसा जो जाता जा रहा है, यही कारण है उसका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में उपनिवेशवाद का आर्थिक आलोचक था? दादा भाई नौरोजी, सुब्रमण्यम अय्यर, आरसी दत्ता। ठीक है गाइस, इसका आंसर है 1 2 3 यानी कि तीनों ही थे। फिर यहाँ लिखा है इसकी व्याख्या, ठीक है, 1870 से 1905 के बीच बहुत से भारतीय जो बुद्धिजीवी हैं उन्होंने ब्रिटिश शासन के आर्थिक पहलू का विश्लेषण किया। ठीक है, उन्होंने अब जांच पड़ताल शुरू कर दी कि आखिर हो क्या रहा है। तो इसमें 3 लोगों का योगदान सबसे महत्वपूर्ण था, दादा भाई नौरोजी, क्या महादेव गोविंद रनाडे, और फिर लिखा है कि ICS अधिकारी जो रमेश चंद्र दत्त यानी कि RC दत्त। तो इन्होंने भारत का आर्थिक इतिहास लिखा। इन तीनों के अतिरिक्त गाइस GV जोशी, सुब्रमण्यम अय्यर, द हिंदू जो समाचार पत्र था उनके संस्थापक संपादक थे, गोपाल कृष्ण गोखले समेत अनेक राजनीतिक कार्यकर्ताओं और पत्रकारों ने तत्कालीन अर्थव्यवस्था के हर पहलू का गहराई से विश्लेषण किया। तो ये लोग इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि भारत के आर्थिक विकास के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा क्या है? उपनिवेशवाद है, यानी अंग्रेजों का भारत पे शासन करना है। इस वजह से भारत का जो है आर्थिक विकास नहीं हो रहा है। फिर लिखा है क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत में विश्वास नहीं रखता था? तो गाइस हमने एक नाम पढ़ा था, सर सैयद अहमद खां। ठीक है, तो जो सर सैयद अहमद खां है वो क्या मानते थे कि अगर मुस्लिम समाज का विकास करना है तो अंग्रेजी शासन होना चाहिए भारत में। ठीक है, और यही जो है दादा भाई नौरोजी हैं उनके उत्सारण यानी कि जो ड्रेन थ्योरी है उस पर जो है विश्वास नहीं करते थे। तो यही व्याख्या में लिखा है गाइस, पढ़ लीजिएगा। इसमें लिखा है पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? गाइस हमने पढ़ा था दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी, उनकी कुछ बुक्स हमने पढ़ी थी। ठीक है, लिखा है दादा भाई नौरोजी ने क्या है 1865 में WC बनर्जी के साथ मिलकर क्या है लंदन इंडिया सोसाइटी का गठन किया और इसका कार्य भारत के दुख दर्दों का प्रचार करना है। ये हम नोट्स में पढ़ चुके हैं। फिर लिखा है 1892 में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने गए ये पहले भारतीय थे। ये भी हम नोट्स में पढ़ चुके हैं। फिर लिखा है दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक जो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में स्पष्ट रूप से जो है ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की आर्थिक जो है दुराव्यवस्था का पर प्रकाश डाला और धन के बहिर्गमन अथवा धन के निकास सिद्धांत का भी सर्वप्रथम प्रतिपादन किया। तो ये सारी चीज़ें, इसमें कुछ ऐसा नहीं था जो हम नहीं पढ़ चुके। ये सारी चीज़ें गाइस हम नोट्स में पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में गाइस ये आप पढ़िएगा, सेम क्वेश्चन है। ठीक, ओके, तो इसमें चलिए देखते हैं। तो इसमें ये लिखा है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में सबसे पहले कौन चुना गया था, कौन सा भारतीय चुना गया था? तो दादा भाई नौरोजी। किस पार्टी से थे ये क्वेश्चन पूछा गया? तो कहीं उनकी जो पार्टी थी उदारवादी पार्टी थी, यानी कि लिबरल पार्टी, इंग्लिश में लिबरल और हिंदी में उदारवादी पार्टी। तो लिखा है ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने के सिद्धांत यानी कि जो इकोनॉमिक ड्रेन के सिद्धांत के बारे में पुस्तक किसने लिखी थी? तो गाइस यहाँ पे लिखा है D, दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है अनुऔद्धिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? अनऔद्योगिकरण है, ऐसा समझिए। तो गाइस इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से भारत में उद्योगों का विकास नहीं हुआ? तो ये लिखा है ये प्रक्रिया 1813 में प्रारंभ हुई। ओके, फिर लिखा है ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार की समाप्ति ने इस प्रक्रिया को तेज कर दिया। ओके, तो गाइस ये है दोनों ही सही है, यानी कि जो आपका फर्स्ट और सेकंड है दोनों सही है। आइए देखते हैं इसकी व्याख्या और समझते हैं। लिखा है भारत में अनुद्योगिकीकरण की प्रक्रिया 1813 के जो चार्टर एक्ट आता है ये भी हम पढ़ेंगे गाइस। कहाँ पढ़ेंगे ये हम देख लेंगे, कहीं तो पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप बने रहिए, बस ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, 1813 में क्या होता है, चार्टर्ड एक्ट द्वारा कंपनी का भारतीय व्यापार पर एकाधिकार समाप्त करने से शुरू हुआ। मतलब क्या होता है कि पहले भारतीय व्यापार पर सिर्फ और सिर्फ जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसी का अधिकार था। ठीक है, बाकी किसी यूरोपियों का नहीं था। ठीक है, यहाँ पे वो एकाधिकार होता है समाप्त। अब क्या होता है, इससे ब्रिटेन की समस्त जो प्रजा है को पूर्वी विश्व के साथ व्यापार की अनुमति
अनुमति प्राप्त हो जाती है। यानी कि अब जो ब्रिटेन में और भी जो कंपनी होंगी या लोग होंगे वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं अगर आके, तो बिल्कुल कर सकते हैं। और पहले कौन करता था? सिर्फ एकाधिकार था किसके पास? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, उसके अलावा कोई भी यहाँ पैसा नहीं लगा सकता था। ठीक है, लेकिन अब जो है वो एकाधिकार खत्म कर दिया गया, अब यहाँ पैसा लगाया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है ये औद्योगिक क्रांति को विस्तार देने के लिए किया गया था और इससे क्या होता है, भारत ब्रिटिश जो है उत्पादों का व्यापार बन जाता है। इसका मतलब क्या है कि उस वक्त क्या हो रहा था, जो ब्रिटेन है या इंग्लैंड है वहाँ पे क्या है, उद्योगों का बहुत तेजी से विकास हो रहा था। अब उनको क्या चाहिए? रॉ मटेरियल चाहिए, यानी कि कच्चा माल चाहिए। अब उसके लिए कहाँ हम पहुँचेंगे? हम ईस्ट इंडिया पहुँचते हैं या ईस्टर्न एशिया में पहुँचते हैं, यहाँ से आपको कच्चा माल मिलता है। ठीक है, तो जो भारत है, भारत में पहले एकाधिकार किसके पास था? कंपनी के पास था। खाली कंपनी ही ले जा सकती थी यहाँ से चीज़ें उठा के, अब सबको दे दिया गया। भैया जब इंग्लैंड में क्या है, औद्योगिक क्रांति चल रही है, यानी कि बहुत तेजी से विकास चल रहा है उद्योगों का, तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी है जिसको माल की ज़रूरत है। ठीक है, वहाँ पे और भी बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारे लोग हैं, अब उनको भी है। तो ये एकाधिकार खत्म कर दिया क्योंकि वहाँ पे विकास बहुत तेज़ी से करना था उनको, तो वो लोग भी यहाँ पे आने लगे, बहुत तेज़ी से आने लगे। और क्या है, यहाँ से कच्चा माल उठा के ले जाने लगे। ठीक है, कहाँ ले जाने लगे? इंग्लैंड। और वहाँ से जो फाइनल गुड्स होते थे, यानी कि अगर यहाँ से वो कपास ले जा रहे तो वहाँ से कपड़ा यहाँ आता था, इंडिया की मार्केट में बेचा जाता था। यानी इंडिया को इन्होंने क्या बना दिया था? एक बाजार बना दिया था। ठीक है, और यहाँ इससे ड्रॉबैक क्या था, इसका नुकसान क्या था कि जो भारतीय कपड़ा था वो नहीं बिक रहा है। ये हम एक एग्जाम्पल की बात करें, वैसे भारतीय सामान है वो नहीं बिक रहा था क्योंकि उससे सस्ता और उससे अच्छा, उससे टिकाऊ आपको इंग्लैंड से मिल जा रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो भारत में औद्योगिकरण की जो प्रक्रिया थी वो बैठ जाती है। और ये कब स्टार्ट होता है गाइस? 1813 के चार्टर एक्ट से स्टार्ट हो जाता है, जब उन्होंने एकाधिकार खत्म कर दिया। चलिए आगे आते हैं। इसमें लिखा है दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी देन थी कि उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का जो है आर्थिक शोषण कर रहा है। हाँ, इन्होंने कहा था, ठीक है, कि जो ब्रिटेन है भारत से पैसा ले जा रहा है। तो उन्होंने प्राचीन भारतीय ग्रंथों की व्याख्या की और भारतीयों में आत्मविश्वास जगाया। अच्छा, चलिए ये तो खतरनाक बात हो गई। आइए देखते हैं कि क्या सच में ऐसा हुआ। तो इसका आंसर है ए, यानी कि केवल एक। ठीक है, उन्हें कोई ग्रंथ नहीं उठाए थे। तो यहाँ लिखा है दादा भाई नौरोजी जो है आधुनिक भारत के जो है प्रथम ऐसे राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने गहरे शोध और विश्लेषण के बल पर यह सिद्ध किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। आर्थिक मतलब इकोनॉमिक, यानी कि पैसों से शोषण कर रहा है और प्रतिवर्ष एक निश्चित रकम इंग्लैंड ले जाई जा रही है। और इसके परिप्रेक्ष्य में उन्होंने अपनी जो है इकोनॉमिक ब्रेन थ्योरी दी थी। वैसे ये सब रिपीट हो रहा है बार बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है किसने यह विचार दिया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? तो गाइस ये बोला था कार्ल मार्क्स ने। ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट नाम है दोस्तों, उत्तराखंड के एग्जाम में आया हुआ है। लिखा है कार्ल मार्क्स ने यह विचार व्यक्त किया था कि ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है। ओके, फिर लिखा है अंग्रेजी हस्तक्षेप से सूत काटने वाला तो लंकाशायर में रहता है। ओके, फिर तंतुवाय बंगाल और उसका आर्थिक आधार समाप्त होने के कारण लगभग जो है लुप्त हो गया है और लाखों चरखों और हथकरघों ने असंख्य काटने वाले जो बुनकर हैं उनको जन्म दिया है और वे समाज के केंद्र बिंदु बने रहे थे। किंतु अब इस देश में क्या है, विदेशी यानी कि सूत कपड़ों की मानो बाढ़ सी आ गई है। मतलब इन्होंने कहा ये पहले जो है हथकरघा था, चरखा था, ये सब चलता था। ठीक है, तो अब क्या हुआ, जैसे विदेशी माल आने लगा है, भारत में आने लगा था, तो क्या है ये सारी पुरानी चीज़ें क्या है खत्म होने के कगार पे आ गई थी। और जो भारतीय इसमें लिखा है सूती कपड़ा, उसकी तो मानो बाढ़ सी आ गई है। ठीक है, यही सब था, कुछ ज़्यादा नहीं है। कहा किसने था? कार्ल मार्क्स ने कहा था। फिर लिखा है दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता था? गाइस उत्तराखंड पीसीएस का क्वेश्चन है ये। तो किसे माना जाता? आर्थर कॉटन को। ठीक है, सर आर्थर कॉटन। तो यहाँ लिखा है सर आर्थर कॉटन ब्रिटिश सिंचाई अभियंता थे। इन्होंने दक्षिण भारतीय राज्यों में सिंचाई व्यवस्था हेतु क्या है उल्लेखनीय कार्य किया और इसलिए सर आर्थर कॉटन को क्या है दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत माना जाता है। गाइस अगर हम बात करें ना तो दक्षिण भारत में भी नदियाँ बहती हैं, लेकिन वो क्या होती हैं, बारहमासी नहीं होती। बारहमासी का मतलब है 12 महीने बहने वाली, जैसे कि आपकी उत्तर भारत की नदियाँ बारहमासी होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप नदियों से सिंचाई कर सकते थे। हालांकि अब तो और भी बहुत सारे साधन है, तो अब बहुत सारे हैं, लेकिन दक्षिण भारत में पहले ऐसा नहीं था, तो यहाँ पे करना पड़ रहा था कुछ सिंचाई व्यवस्था। तो किसे माना गया था? आर्थर कॉटन को। तो इसमें लिखा है भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। लिखा है औरंग, बेनियान,
चलिए एक बार व्याख्या देखते हैं इसकी। तो IAS 2020 का क्वेश्चन है, यानी कि बिल्कुल ही लेटेस्ट क्वेश्चन है भाई। 2021 चल रहा है, ये 2020 का क्वेश्चन है, खतरनाक है। ठीक है गाइस, तो यहाँ लिखा है औरंग, फारसी का एक शब्द है गाइस। ये देखिए आपका बिल्कुल पैटर्न से हट के ही होगा ये क्वेश्चन, IAS का क्वेश्चन है, कोई हल्का फुल्का तो क्वेश्चन है नहीं। ठीक है, तो आप घबराइएगा नहीं कि यार मैंने तो ये पढ़ा ही नहीं है कभी, कोई बात नहीं पढ़ा तो कुछ क्वेश्चन, ये IAS का क्वेश्चन है, वैसे भी आपसे बहुत ही परे है। ठीक है, अगर आप स्टेट PCS की तैयारी कर रहे हैं तो IAS से तो ये काफ़ी परे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे लिखा है औरंग फारसी, मैं बस इसे रीड कर दे रही हूँ। तो औरंग फारसी का शब्द है, औरंग जो है फारसी का शब्द है जिसका अर्थ होता है गोदाम। ठीक है, यहाँ पर जो है बिक्री से पहले माल का भंडारण किया जाता है। मतलब आप जानते हैं कोई भी आप अनाज उगाते हैं तो उसके बाद क्या करते हैं, स्टोरेज को मतलब स्टोर होते हैं बड़े बड़े, वहाँ पे आप उसका भंडारण कर सकते हैं, फिर बेच सकते हैं। फिर लिखा है ध्यात है कि औरंग शब्द का प्रयोग कई बार कार्यशालाओं यानी कि वर्कशॉप के लिए भी किया जाता है। फिर बेनियान जो है पारंपरिक वणिक समुदाय के व्यापारी थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट के रूप में कंपनी और भारतीय कारीगरों के बीच जो है मध्यस्थ का काम करते थे। फिर लिखा है मिरासी अरबी शब्द था जिसका अर्थ क्या है, उत्तराधिकार होता था। और रैयत वाली प्रणाली में सरकार द्वारा मिरासीदारों को राज्य का इकलौता नामित राजस्व दाता माना जाता था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 41, इसमें लिखा है आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था। इस क्या था, भारतीय कृषि का वाणिज्यिकरण। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, भारतीय कृषि का वाणिज्यिकरण, जिसमें आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का परिणाम था। अंग्रेजी शासन की वजह से क्या होता है, देखिए भारतीय कृषि का वाणिज्यिकरण होता है। मतलब कि भैया हम अपने खेत पे उगा रहे हैं सपोज गेहूँ, अब इन्हें अंग्रेजों ने कहा कि यार हमें गेहूँ से क्या लाभ है, हमें तो नील से लाभ है, हम नील यहाँ से ले जाएंगे विदेश और क्या है अपने जो उद्योगों में है उसको यूज़ करेंगे। तो इन्होंने कहा भाई अब एक काम करो, गेहूँ उगाना बंद करो, हमारे कहने पर नील उगाना जो है स्टार्ट करो। ठीक है, मन हो तो ना हो तो। फिर क्या होगा कि इसका जो इसीलिए कहा कि कृषि का वाणिज्यिकरण होने लगा। तो यह लिखा है 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार है वो हो जाता है समाप्त। ठीक है, करके जो है मुक्त व्यापार नीति अपनाई जाती है। ठीक है, फिर इंग्लैंड में क्या है, औद्योगिक क्रांति का उफान, जो इंग्लैंड में जो है औद्योगिक क्रांति चल रही थी, यानी कि जो उद्योगों का बहुत तेजी से हो रहा था विकास। अर्थात इंग्लैंड को अपने उद्योगों के लिए क्या है, सस्ते माल की आवश्यकता होती थी। सस्ता माल, कच्चा माल अब कहाँ से आएगा, ऐसी उपनिवेशों से आ सकता था। जैसे भारत एक उपनिवेश था, दक्षिण जो अफ्रीका है वो आपका उपनिवेश था, और यहाँ पे दक्षिण एशिया में बहुत सारे उपनिवेश थे। तो इस प्रकार का भारत कच्चे माल के उत्पादन करने वाला देश जो है बनकर रह गया। ठीक है, तो इसके अतिरिक्त भारत में पूंजीवादी व्यवस्था के बढ़ने के साथ साथ नई लगान नीति के कारण किसानों को अब नकद राशि की आवश्यकता थी, यानी कि पैसों की आवश्यकता थी। ठीक है, इसलिए किसान भी क्या है, उन फसलों को उगाने के लिए विवश हुए जिनका बाजार में क्रय विक्रय हो सके। मतलब ऐसी फसल उगाने लगे कि जो बिकने लगी बाजार में आसानी से। ठीक है, उन्हें पैसा चाहिए था। जबकि इससे पहले क्या है, किसान केवल उन्हीं फसलों को उगाते थे जिसकी खपत स्थानीय स्तर पर होती थी। मतलब जैसे सपोज कि पहले वो गेहूँ चावल उगाते थे और आसपास ही बेच देते थे और खत्म है, खा पी के खत्म कर देते थे। अब इन्होंने कहा कि भैया अब हमें ऐसे चाहिए जिसका क्रय विक्रय हो रहा है तेजी से, अंग्रेज खरीद रहे हो बहुत तेजी से। तो यहाँ पे लिखा है चाय, रबड़ हो गया, कॉफी, नील, रेशम, जूट, तंबाकू जैसी वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन की शुरुआत हो गई। इससे क्या है, पैसा ज़्यादा मिलने लगा बस। और क्या है, इसे उगाने के लिए अंग्रेज जो है पैसा पहले देने लगे। ठीक है, तो इसमें लिखा है जो ब्रिटिश पूंजीवादियों की पहली पसंद थी, मतलब वो इसे ज़्यादा, मतलब वो उसे खरीदने लगे थे तो लोग भी उगाने लगे थे। तो इन फसलों के लिए उन्हें यूरोपीय बाजार में अत्यधिक कीमत प्राप्त होती थी और इस प्रकार उत्पादन के स्वरूप और प्रक्रिया में मूलभूत क्या है, परिवर्तन हुए और भारतीय कृषि का हो गया वाणिज्यिकरण। पहले क्या है, जैसे कि सपोज एक किसान है वो गेहूं उगा रहा है सिर्फ अपने खाने के लिए। ठीक है, तो अब क्या है, वो गेहूं उगा रहा है बेचने के लिए। तो ये होता है वाणिज्यिकरण, कृषि का वाणिज्यिकरण। चलिए, लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन औद्योगिक क्रांति के द्वारा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत पर पड़े प्रभाव की सही व्याख्या करता है। ठीक है, आइए देखते हैं इस। तो ये हमारा है आखिरी क्वेश्चन, ये है खुशी की बात। तो लिखा है, इसमें लिखा है भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए थे। ओके, तो आइए व्याख्या एक बार देख लेते हैं। क्या लिखा है, इसमें लिखा है 19वीं शताब्दी
में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप भारतीय जो कुटीर उद्योग हैं उन पर क्या होता है, बुरा असर पड़ता है। कुटीर उद्योग क्या होते हैं guys? जो छोटे छोटे उद्योग होते हैं, मतलब जिसको आप अपने घर में भी स्टार्ट कर सकते हैं, एक कमरे में भी वो उद्योग स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे माचिस बनाना हो गया, अचार बनाना हो गया, पापड़ बनाना, ये कुटीर उद्योग, छोटे छोटे उद्योग होते हैं। ठीक है, अब ये क्या होता है, खत्म होने लगते हैं। 19वीं शताब्दी में जब औद्योगिक क्रांति आती है इंग्लैंड में, यूरोप में, तो ये जो है उद्योग होते हैं खत्म होने लगते हैं। कुटीर उद्योग छोटे छोटे जो भारत में चल रहे थे वो खत्म होने लगते हैं। अब क्या है, इस युग को भारत में अनऔद्योगिकरण की काल कहते थे। मतलब अब जो भारत में उद्योग है वो होने लगे, भले ही छोटे थे बट थे तो ये होने लगे खत्म। तो ये हो गया अनौद्योगिकरण का काल कहा जाने लगा भारत में से। तो इसके लिए क्या है, अग्रलिखित नीतियाँ मतलब क्या, कौन कौन सी नीतियाँ उत्तरदायी थी। तो भारत पर जो मुक्त व्यापार नीति को लागू करना, ठीक है, मतलब कोई भी आए किसी भी तरह से व्यापार करे और चल दे। लिखा है भारतीय माल पर अत्यधिक चुंगी यानी कि कर लगाना। यानी कि आपने कोई पेन बनाया है, विदेशियों ने कोई पेन बनाया, तो जो चुंगी है भारतीय पेन पर उस समय बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, यानी कि उसका रेट फिर हो जाता था, बढ़ जाता था। अब कोई इतना महंगा पेन क्यों खरीदेगा। लिखा है ब्रिटिश कंपनी द्वारा भारत के कच्चे माल का निर्यात करना। यानी कि जो भारत में रॉ मटेरियल यानी कि कच्चा माल होता था उसका निर्यात कहाँ हो जाता था, इंग्लैंड हो जाता था। ठीक है, और रेल मार्गों का विकास होना। इसका मतलब ये हुआ कि जो समुद्र के आसपास है, चलो बंदरगाह होंगे वहाँ पे, तो वहाँ का माल उठाया और आप चल दिए इंग्लैंड। लेकिन सपोज कि जो जगह आपकी समुद्र से बहुत दूर थी, वहाँ से माल समुद्र तट से बहुत दूर थी, वहाँ से माल समुद्र तट तक लाने में और बंदरगाह तक पहुँचाने में कैसे लाया जाए, सड़कें थी नहीं, रेल मार्ग थे नहीं। तो यहाँ पे रेल मार्गों का विकास इसीलिए किया कि कच्चे माल को बहुत दूर, जो समुद्र तट यानी बंदरगाह से दूर दूर के भी स्थान थे, वहाँ से उठा के बंदरगाह तक लाना, फिर वहाँ से जहाज के थ्रू इंग्लैंड पहुँचा देना। तो रेल मार्ग था, आसानी से माल आ जाता था, बंदरगाह था। या फिर जो भी इंग्लैंड से बना हुआ माल आता था, मतलब जो आपका फाइनल गुड्स होते थे, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं गाइस, जो मतलब तैयार जो माल होता था, तैयार वस्तुएं होती थी। ठीक है, उसको आप बंदरगाह तक तो ले आए। अब आपको उसको बंदरगाह तो सपोज नीचे आपको जम्मू कश्मीर पहुंचाना है, तो आपने क्या करा, एक रेल मार्ग बना दिया पहुंचाने के लिए, आसानी थी। ठीक है, तो यही हुआ, रेल मार्ग का विकास हुआ। फिर क्या है, विदेशी निर्यातों को क्या है, उद्योग लगाने के लिए विशेष जो है सुविधाएं देना। विदेशी निर्माताओं, यानी कि बाहर का कोई बंदा है, इंग्लैंड का है, उसने कहा यार चलो भारत में कुछ उद्योग लगाते, तो ठीक है, उनको सुविधाएं दी गई, तो आसानी से लोग आ जाते थे, कहते थे यार ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, आसानी से सुविधाएं मिल रही हैं, चलो अब वहीं पे करते हैं। तो लिखा है इन सभी कारणों ने मिलकर क्या किया, भारतीय परंपरागत जो दस्तकारी उद्योग है उसका विनाश कर दिया। यानी कि भारत में जो परंपरागत उद्योग थे उनका होने लगा विनाश। तो इस संबंध में जो है कार्ल मार्क्स ने लिखा था कि यह अंग्रेज घुसपैठिया था जिसने भारतीय खड्डी को तोड़ दिया और चरखे का नाश कर दिया। जो देश सूती वस्त्रों के लिए जाना जाता था अब सूती वस्त्रों से भर गया। ठीक है, जो देश क्या सूती वस्त्रों के लिए जाना जाता था उसे सूती वस्त्रों से भर दिया। मतलब पहले जो है जो अंग्रेज यूरोपीय आए थे वो क्या करते थे, भारत आते थे, मसालों के लिए फेमस था भारत, सूती वस्त्र के लिए फेमस था, यहाँ से ले जाते थे। ठीक है, बाद में क्या हुआ, यहीं के सूती वस्त्र यहीं के लोग नहीं खरीद रहे, अब विदेशी खरीद रहे। मतलब जो विदेशी सूती वस्त्र आ रहा है वो बाजार में आ रहा है, हर लोग वो खरीद रहे क्योंकि उसकी फिनिशिंग अच्छी थी, उसके दाम कम थे, तो लोग आसानी से उसे खरीद रहे थे। ठीक है, तो गाइस यहाँ होता है ये चैप्टर हमारा खत्म। नेक्स्ट हमारा आएगा 1857 की क्रांति, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ वीडियो को करते हैं समाप्त। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के संग, जो कि आपके सामने है 1857 की क्रांति। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।